सर जय हिंद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे दर्शक भी आपके साथ जो बातचीत होती है उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। दरअसल सर एक बड़ा अहम पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। ये मुद्दा ईरान, अमेरिका, इजराइल की वॉर से जुड़ा हुआ है। लगभग 33-34 दिन हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप जिस वॉर को कह रहे थे कि हम 4 हफ्तों में खत्म कर देंगे या 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, वो अब दूसरे महीने में पहुंच चुकी है। क्या देख रहे हैं आप यहाँ से? क्या अमेरिका एक बार फिर से अपना मुंह छुपाकर भाग सकता है या अमेरिका इस जंग को वाकई में अंजाम तक पहुंचाएगा? देखिए, ट्रंप साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, बहुत ही बुरी तरह से। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान इतना स्टबनली और इतनी अच्छी तरह से जो है सक्षम होके खड़ा रहेगा। उन्होंने सोचा था कि रिजीम चेंज करवा के वो वहां की जनता को अपने साथ मिला के रिजीम चेंज कर लेंगे और फिर उसके बाद जो चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करेंगे। पर उससे पहले उनके 3 मुद्दे थे इस जंग में घुसने का। सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, नतान्ज हो गया, फोर्दो हो गया, इस्फान हो गया, अरक एक उनकी हेवी वाटर फैसिलिटी है जो यूरेनियम में इस्तेमाल होती है। तो उस मंशा ये थी कि उसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया जाए जिससे इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना हो मिसाइल्स बनाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर हो गई तो बहुत सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। पहला मुद्दा। दूसरा, वो चाहते थे रिजीम चेंज, तो रिजीम चेंज भी नहीं हुआ। तीसरा था वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, क्योंकि अब ट्रम्प जहां पे भी आज के डेट में डाल रहे हैं वो वही डाल रहे हैं जहां पे ऑयल हो, तेल हो, या जो रेयर मिनरल जिसको बोला जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पास है और उसने कंट्रोल कर दिया। तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत हो रही है, बाकी विश्व के लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसी से बहुत सी चीजें बनती हैं। तो ये 3 मुद्दों के साथ जंग में घुसा था। रजीम चेंज कर नहीं पाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कब्जा नहीं कर पाए। पर हाँ, उन्होंने काफी इजराइल के साथ मिलके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जो है जबरदस्त बमबारी की है। B2 बॉम्बर्स तक इस्तेमाल किए हैं जिसमें GBU-57 थे और भी बहुत टॉम हॉक मिसाइल्स इस्तेमाल, तो काफी वहां तबाही हुई है। अब समय ऐसा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, क्योंकि अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाता है तो एक तरह से लिया जाएगा कि अमेरिका जो है पीछे नहीं हटा है, पर ईरान भी अपने आप को वो हटा हुआ है। और दोनों तरफ से जिस तरह से दोनों देशों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि हमारे ये पॉइंट है, अगर आप मानेंगे तो सीज फायर होगा और आगे की बातचीत होगी, तो दोनों देश अड़े पड़े और नहीं मानने को तैयार है। इसकी वजह से ट्रंप साहब को अब महसूस हो रहा है कि वो बहुत इस तरह से दिक्कत में फंसे हैं कि ना वो कुछ खा और चबा पा रहे हैं और ना निकल पा रहे हैं। तो अब वो कोशिश ये की जा रही है उनकी तरफ से कि किसी तरह मुझे एक सेफ एग्जिट जो है मिल जाए। तो आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान खाली कर देता है और जो जहाजों की, जो शिप्स की आवाजाही है उसके ऊपर कोई किसी तरह का प्रबंधन नहीं लगाएगा, ना ही जो एक टैक्स उसने शुरू किया है लगाने के लिए, जो भी शिप्स जा रही हैं मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस के वो टैक्स, जिसको पुराने जमाने में एक तरह से वो बोलते थे क्या, जिया इस टाइप से कोई जी, तो वो देना पड़ता, तो वैसे ही ईरान ने किया। कोशिश अब यही हो रही है कि मैक्सिमम, हाँ, उससे पहले जितने दिन तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी खत्म नहीं होती तब तक अमेरिका जबरदस्त बमबारी करता रहेगा और इजराइल भी करता रहेगा। कोशिश ये है कि आगे आने वाले 5-10 साल जो हैं ईरान को लग जाए वापस खड़े होने में, क्योंकि इतनी ज्यादा तबाही मचा देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ईरान उसी में उलझ के रह जाएगा। दूसरा, ये सब करने के लिए जो ईरान की इकोनॉमिक क्षमता है उतनी नहीं बचेगी। देखिए, कहीं पे भी जंग होता है उसमें पैसा खर्चा होता ही होता है और वो देश की इकोनॉमी बहुत
अर्थव्यवस्था पे बहुत फर्क पड़ता है। पिछले साल भी ईरान जो है वो जंग में था, 12 दिन की लड़ाई उसने लड़ी इजराइल के साथ, तो उस टाइम भी इकोनॉमिकली काफी पीछे चला गया, और अब तो बहुत ही जबरदस्त जिस तरह से ईरान इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ बट बाकी मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी, तो समस्या है। ट्रम्प साहब को अब ट्रम्प के ऊपर प्रेशर क्या है, उनके देश में जो है उनकी जनता खड़ी हो गई है, नारेबाजी कर रही है, और वो ये बोल रहे हैं कि वी डोंट वॉर, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें अपने ट्रुप्स, अब बात हो रही है कि स्पेशल फोर्सेस और एयरबोर्न जो इनकी डिवीजन 82 डिवीजन को उतारने की सोच रहे हैं, चाहे खरगाल में उतारे या बंदर अब्बास में उतारे या जो न्यूक्लियर साइट है उसके पास कहीं निकालें। तो अमेरिकन जनता ये नहीं चाहती है, वहां पे एक आदमी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई अमेरिकन सोल्जर मारा जाता है तो वहां के देशवासी उसको अच्छी तरह नहीं लेते हैं। इसी वजह से ट्रंप की जो अपने देश में रेटिंग है बहुत कम हो गई है। मतलब आज तक किसी प्रेसिडेंट की, पहले भी लड़ाइयां हुई हैं, अमेरिका जबरदस्ती और देशों में भी घुसा है, पर कभी भी वहां की जनता ने इतना अगेंस्ट जाके जो है अपने प्रेसिडेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। हमेशा अमेरिकन पब्लिक ने सपोर्ट किया, अब की बार वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब एक सेफ एग्जिट चाहते हैं। सवाल था सर जी, हेलो। अमेरिका उतारने के लिए तैयार है और कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस अमेरिका को मिल सकती है। उससे भी बड़ा सवाल कि बहुत टेक्नोलॉजी की बातें होती थी, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी मैटर करती है, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड मुझे लगता है कि आज भी बहुत। राजेश जी, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। हेलो है ब्रिगेडियर संजय। हाँ सर प्लीज। आपकी आवाज बिल्कुल ही कटी हुई थी, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दिया, तो इसको रीटेक अगर कर ले तो ज्यादा मैं ये समझ रहा था कि बूट्स ऑन दी ग्राउंड जो है क्यों नहीं अमेरिका उतारने में सक्षम हो पाया, क्यों डर रहा है अभी भी? देखिए, अभी मैंने आपको बताया बॉडी बैग्स, अमेरिका में अगर उसके सोल्जर जंग में मारे जाते हैं और वहां का एक सिस्टम है, वो मतलब उनकी बॉडी एक बैग के अंदर बंद करके जिप करके जो है भेजी जाती है, उसको बॉडी बैग बोलते हैं। तो वहां की जनता बिल्कुल भी उनके लिए इंसान, एक जिंदा इंसान की बहुत ज्यादा कीमत है। बहुत से देश हैं, और मैं बोलूँ हमारे देश में भी इंसान की कोई कीमत नहीं है। तभी डेली आप देखिए 100,000 के करीब जो है लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और किसी को कोई चिंता ही नहीं है, पर वहां की जनता को है। तो इसलिए ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड है उसके लिए ट्रंप साहब को बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड डालना इतना आसान नहीं है। वहां पे IRGC बहुत सक्षम है, उनके पास ड्रोन्स और जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो बहुत तकड़े हैं। ये उनके जो एसेट्स हैं वो पहाड़ों में है, तो पहाड़ में हम लोगों ने भी ऑपरेट किया है, तो पता है हमें कितनी दिक्कत आती है। तो कैजुअलिटीज तो होंगी, अमेरिकन कैजुअलिटीज होंगी, पर जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे वो भी बहुत अहम है। देखिए, बिना टेक्नोलॉजी के अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे तो आपका कत्लेआम हो जाएगा वहां पे। अब जब ये अभी क्या चल रहा है, डिग्रेडेशन चल रहा है, जबरदस्त डिग्रेडेशन चल रहा है। जहां जहां भी इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि IRGC है या उनके एसेट लोकेटेड हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और जब ये थोड़ा सा सैनिटाइज हो जाएगा एरिया, तब शायद बूट्स ऑन ग्राउंड हो, जिसमें एयरबोर्न और स्पेशल फोर्सेस जो है एंटर करेंगी। जब वो एंटर करेंगी तो अमेरिका का जितना सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जैमिंग इक्विपमेंट है, जो भी साजो सामान टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, जिससे कि IRGC आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाए। उसके वेपन सिस्टम्स जो है, जो हुक्म दे रहे हैं उसके बरखिलाफ चले जाएं, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर गनशिप्स और ये जो इनका C2 सेंट्री है में होता है, जो कि गाड़ियों का, जहाज, हर चीज का वो सर्वेलेंस कर सकता है एट वन टाइम। मतलब 200, 250, 500 के करीब जो है वो टारगेट्स जो है वो अपने रेंज में रखता है। तीसरा है
सैटेलाइट से जो भी मूवमेंट्स होंगी, जहां पे भी स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं या ये एयरबोर्न फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उनको पता इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि किस तरफ से सोल्जर्स जो हैं, ईरानियन सोल्जर्स जो IRGC में या बासित फोर्सेस के हैं, वो किस तरफ से उनके तरफ आ रहे हैं। तो इतना सब करके ही बूट्स ऑन ग्राउंड में ऑपरेशन में अमेरिकन फोर्सेस जाएंगी। ओके, बस मेरा एक आखिरी सवाल है जिसको मैं समझना चाहूंगा। वॉर वेस्टेड रिजर्व की बहुत ज्यादा वैल्यू इंडियन आर्मी में होती है, क्या हम भी अब ये समझ मान के चलें कि 6 महीने 1 साल का WWR हमें रखना होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है 10-10-10 का कॉन्सेप्ट, ये जो 12 दिन की युद्ध हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और करंट जो युद्ध चल रहा है, इसमें 10-10-10 का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया जा रहा है कि 10 दिन के पास आपके पास एमिनेशन और जो भी बाकी वेपन प्लेटफॉर्म है, अब 10 दिन के लिए इंटेंस रेट पे जो है ऑपरेट करने में सक्षम हो, और उसके बाद जो है 10 दिन जो है मीडियम रेंज पे ऑपरेट्स हो, चाहे आप ड्रोन्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, मिसाइल्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या एयर डिफेंस रिसोर्सेज जो हैं वो आप एंगेज अपने एयर डिफेंस रिसोर्सेज को जो है आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, और लास्ट में है 10 डेज का रिजर्व। तो ये हमारे यहाँ WWR बोला था, तो ये कॉन्सेप्ट हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लेसन लर्न है। जी 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 साहब, बस एक आखिरी सवाल है मेरा जिसका एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। हाल ही में एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शायद DGMO साहब हैं, उनसे कुछ पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं, अग्निवीर को लेकर बातचीत हो रही है, और वो कह रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर क्या है, ये तमाम जो इस वक्त अग्निवीर के पेरेंट्स हैं उनके मन में यही है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। तो DGMO साहब कह रहे हैं कि यस, आर्मी तो चाहती है कि 50% पक्के हों, शायद सितंबर में पहला बैच बाहर आ जाएगा। आर्मी के इतने बड़े अधिकारी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब हम एक उम्मीद रखें कि सितंबर से पहले सरकार कोई फेरबदल कर सकती है टीम में। सर देखिए, जिस तरह से प्रेशर डाला जा रहा है और चीजें बोली जा रही हैं और समझी जा रही हैं, इंक्लूडिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी यही चर्चा हो रही है कि अग्निवीर का जो टाइम स्पेन है वो बढ़ाना चाहिए। तो इसको देखते हुए कि खुद इंटरनली आर्म फोर्सेस के अंदर जो है ये चर्चा है, और वो भी चाहते हैं कि इनका जो सर्विस पीरियड है उसको बढ़ाया जाए, और बाहर से भी देखिए, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठा है, पार्लियामेंट में उठाया गया है, और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी समझते हुए जो है वो भी इस चीज को बोल रहे हैं। तो चारों तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर तो है, पर ये देखना ये होगा कि अग्निवीर जो पास आउट हो रहे हैं उनको गवर्नमेंट किस तरह से जॉब दिलवाती है और किस तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर वो यहाँ से निकल के उनको 15-20 हजार की नौकरी मिलेगी तो इट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं है, उससे तो अच्छा वो भी कमा रहे थे। तो जॉब इस टाइप का हो कि जो आज की डेट में वो कमा रहे हैं उससे उनको पैसा दुगना कम से कम मिलना चाहिए। और हाँ देखिए, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो फायदा है वो सिविल में तो नहीं है कि साल में 2 महीने की आपको छुट्टी मिलती है, 30 दिन की कैजुअली भी मिलती है, जबकि ये अभी अग्निवीर के लिए लागू नहीं है, पर जो मैं रेगुलर ट्रुप्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो उस टाइप की फैसिलिटी तो सिविल में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं किस तरह से उनको गवर्नमेंट रीसेटल कर पाती है, और हो सकता है 2 साल का ट्रायल पीरियड हो जाए। अगर गवर्नमेंट को महसूस होता है कि नहीं, इनको जो है दिक्कतें पेश आ रही हैं और हमें इनका टाइम स्पैन आर्मी में जो है बढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर विचार करके 2 साल के समय में जो है कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करेगी। जी ओके, चलिए उम्मीद करते हैं, हम तो ये भी चाहते हैं कि 50 नहीं बल्कि सरकार 75% को परमानेंट करे, और 25 को बेशक आप CAPF में भेज दीजिए, तो CAPF भी खुश, हमारे अग्निवीर भी खुश, और आर्मी को जो क्रीम चाहिए वो क्रीम भी मिल जाएगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया, दिल से शुक्रिया। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय, थैंक यू।